एक पिता अपनी बेटी की शादी का रिश्ता सिर्फ एक वजह से मना कर देता है। ना लड़के में कोई कमी थी, ना पैसों की, ना फैमिली की, ना कास्ट। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही, गोत्र। और शायद आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये इरैशनल लग सकता है क्योंकि आज हम रिलेशनशिप्स को इमोशन से मेजर करते हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये है, मॉडर्न जेनेटिक्स आज भी क्लोज ब्लड लाइन मैरिजेस को रिस्की मानता है और तक सवार और अनकंफर्टेबल हो जाता है। डीएनए डिस्कवर होने से हजारों साल पहले कि एंशिएंट इंडिया सेम फैमिली लाइन में शादी को क्यों अवॉइड करती थी? क्या ये सिर्फ एक रिचुअल था या फिर हमारे पूर्वज जनरेशंस को हमसे ज्यादा ऑब्जर्व करती थी? देखिए, हिस्ट्री में कई सिविलाइजेशंस ब्लड लाइन प्योरिटी प्रिजर्व करना चाहती थी। एंशिएंट इजिप्ट, यूरोपियन रॉयल ब्लड लाइंस, फेमस हैब्सबर्ग डायनेस्टी सब अपनी ब्लड लाइंस को प्योर रखना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे वही ब्लड लाइंस डिफॉर्मिटीज, वीकनेसेस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स का शिकार ही है। और यहाँ भारत का अप्रोच इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ फोकस ब्लड लाइन प्रिजर्व करने में नहीं था, सेम फैमिली लाइन ओवरलैप अवॉइड करने पर दिखता रहा। और शायद इसी जगह ये डिस्कशन सिर्फ ट्रेडिशन की नहीं रहती, ह्यूमन सर्वाइवल की बन जाती है। दोस्तों, सनातन धर्म में बहुत से ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो हमें आज आउटडेटेड लगने लगी हैं। हम धीरे धीरे उन्हें भूलते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें डेप्थ में जाकर देखें तो आपको हमारे ऋषि मुनियों की एक बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन नजर आएगी। बिल्कुल इसी तरह गोत्र भी एक सिस्टम रहा है और शायद ये सिस्टम सिर्फ आइडेंटिटी का नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का भी है। और सबसे शॉकिंग बात, हमें से ज्यादातर लोगों को अपना खुद का गोत्र तक नहीं पता। हम सरनेम जानते हैं, सोशल मीडिया हैंडल जानते हैं, लेकिन अपनी फैमिली की लाइन नहीं जानते। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं है, मेमोरी का लॉस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ गोत्र को नहीं समझेंगे, हम समझेंगे गोत्र होता क्या है, एंशिएंट टेक्स्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स क्या कहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एंशिएंट इंडिया ने जनरेशंस को हमसे ज्यादा सीरियसली लिया था? तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, आखिर गोत्र होता क्या है? क्योंकि आज बहुत से लोग गोत्र को कास्ट समझते हैं और कुछ लोग सरनेम और कुछ लोग सिर्फ एक रिचुअल, लेकिन सच ये है गोत्र इनमें से कुछ भी नहीं है। संस्कृत में गोत्र शब्द का रिलेशन फैमिली लाइन से माना जाता है, यानी पुरखों की एक ऐसी लाइन जो जनरेशंस तक चलती है। एंशिएंट इंडिया में गोत्र एक फैमिली लाइन ट्रैकिंग सिस्टम की तरह यूज होता था ताकि सोसाइटी को पता रहे कि कौन सी फैमिलीज एक ही पुरखों की लाइन से जुड़ी मानी जाती है। और ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं है, महर्षि पाणिनि ने भी अपनी अष्टाध्याय में गोत्रों को फैमिली सिस्टम के रूप में डिफाइन किया था। उनका एक सूत्र था, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब था एक ऐसी फैमिली लाइन जो पुत्र, पौत्र और आगे आने वाली जनरेशंस तक चलती है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है, एक सिविलाइजेशन फैमिली लाइन को इतना सीरियसली ट्रैक ही क्यों करने लगी? क्योंकि नॉर्मल सोसाइटीज नाम या प्रोफेशन ट्रैक करती हैं, लेकिन यहाँ पुरखों की पहचान ट्रैक की जाती थी। पर क्यों? और शायद इसी जगह कहानी और डीप हो जाती है। एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग कई मेजर गोत्र का रिलेशन सप्तऋषि ट्रेडिशन से माना जाता है, जैसे वशिष्ठ, कश्यप, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, जमदाग्नि, विश्वामित्र। इसका मतलब ये नहीं था कि हर व्यक्ति ऋषियों का डायरेक्टली बेटा है, बल्कि शुरुआत में कुछ फैमिली ऋषियों, उनके शिष्यों और उनसे जुड़ी जनरेशंस का हिस्सा बनी। फिर धीरे धीरे उन फैमिलीज के आगे और जनरेशंस बढ़ती गई, ये फैमिलीज फैलती गई। इसी वजह से सोसाइटी उन्हें एक एंसेस्टरल लिनेज से जुड़ा मानती है ताकि जनरेशंस तक ब्लड लाइन को पहचाना जा सके। और यहाँ एक और बात समझिए, गोत्र और कास्ट सेम नहीं है। कास्ट ओरिजिनली प्रोफेशन बेस्ड थी, लेकिन गोत्र फैमिली आइडेंटिटी बेस्ड था। इसी वजह से अलग अलग कास्ट में भी सेम गोत्र मिल सकते हैं, क्योंकि गोत्र का रिलेशन काम से नहीं था, पुरखों की फैमिली लाइन से था। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एंशिएंट इंडियन पैरेजेस सिस्टम सिर्फ गोत्र तक लिमिटेड नहीं था। एक और कॉन्सेप्ट था स्पिंडा। आज ज्यादातर लोग सिर्फ गोत्र के बारे में सुनते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र टेक्स्ट में स्पिंडा रिलेशनशिप्स का भी मेंशन मिलता है। और यहाँ ये चीज कहानी को और इंटरेस्टिंग बना देती है। सिंपल वर्ड्स में स्पिंडा का रिलेशन क्लोज मैटरनल और पैटर्नल फैमिली लाइन से माना गया है, यानी सिर्फ पैटर्नल साइड नहीं, मैटरनल साइड का भी ओवरलैप इम्पोर्टेंट माना गया। और इसी वजह से क्लोज फैमिली लाइन मैरिजेस को अवॉइड करने की बात की गई। मनुस्मृति और कई गृह सूत्र में भी सबोत्रा और स्पिंडा मैरिजेस पर रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन समझना जरूरी है। ये कहना इनएक्यूरेट होगा कि एंशिएंट इंडिया मॉडर्न जेनेटिक्स को लेबोरेटरी लेवल पर समझती थी, और ना ही हर सेम गोत्र मैरिज बायोलॉजिकल रिस्की होता है।
लेकिन सेम फैमिली लाइन ओवरलैप अवॉइड करने का कॉन्सेप्ट एंशिएंट इंडिया सिस्टम में क्लियरली एग्जिस्ट करता है और इसी वजह से ये डिस्कशन फैसिनेटिंग हो जाता है क्योंकि मॉडर्न जेनेटिक्स भी एक चीज मानता है, रिपीटेड क्रॉस ब्लड लाइन मैरिजेस बायोलॉजिकल रिस्क बढ़ा सकती है और यहाँ से एंट्री होती है साइंस। अब सवाल आता है मॉडर्न जेनेटिक्स एग्जैक्टली क्या कहती है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, हमारे शरीर के हर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं और उन्हीं क्रोमोसोम्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, हेल्थ टेंडेंसीज, सब कुछ। लेकिन कभी कभी जीन्स में हिडन डिफेक्ट्स भी होते हैं जिन्हें म्यूटेशन कहा जाता है और शॉकिंग बात यह है कि परफेक्टली हेल्दी दिखने वाले लोगों के अंदर भी कुछ डिफेक्टिव जीन्स हिडन हो सकते हैं, सालों तक, जनरेशंस तक बिना दिखाई दिए। नॉर्मली ये हिडन रहते हैं क्योंकि बॉडी के पास हेल्दी जीन्स भी होते हैं जो बैलेंस बनाते रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होती है जब सेम फैमिली लाइन रिपीटेडली खुद के अंदर ही सर्कुलेट होने लगती है। सोचिए एक क्लोज्ड ब्लड लाइन जनरेशन आफ्टर जनरेशन खुद को ही रिपीट करती है, तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि दोनों पेरेंट्स के अंदर सेम हिडन डिफेक्ट हो और अगर दोनों तरफ से वही डिफेक्टिव जीन स्टाइल तक पहुंच जाए तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए मॉडर्न जेनेटिक्स जेनेटिक डिस्कवरी को इम्पोर्टेंट मानती है क्योंकि डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन देती है, वेरिएशन स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। और अब यहाँ एक डिस्टर्बिंग ओवरलैप सामने आता है। एंशिएंट इंडिया सिस्टम भी से फैमिली लाइन के ओवरलैप को अवॉइड करने की बात करते हैं, लेकिन कहानी यहाँ और डार्क हो जाती है क्योंकि हिस्ट्री में हमें ऐसे रियल एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ रिपीटेडली ब्लड लाइन ओवरलैप ने रॉयल फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। हिस्ट्री में कई सिविलाइजेशन ब्लड लाइन प्रिजर्व करना चाहती थी। एंशिएंट इजिप्ट में रॉयल फैमिलीज रिपीटेडली अपने रिलेटिव्स में मैरिजेस करती थी। यूरोपियन रॉयल ब्लड लाइन में भी यही हुआ और फेमस हैब्सबर्ग डायनेस्टी में भी शुरुआत में सब नॉर्मल लगता था, पावर भी थी, रॉयल स्टेटस भी था, बेल्ट भी, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब पैटर्न्स रिपीट होने लगे। डिफॉर्मिटीज, वीकनेस इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यहाँ तक कि हैब्सबर्ग फैमिली में एक जॉ डिफॉर्मिटी इतनी कॉमन हो गई कि उसे हैब्स को जॉ कहा जाने लगा। यानी ब्लड लाइन ऑब्सेशन धीरे धीरे बायोलॉजिकल कोलैप्स में बदलने लगा। और तब सवाल और अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्या एंशिएंट सोसाइटी रिपीटेडली ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेस को समझ चुकी थी? क्योंकि उनके पास लेबोरेटरी नहीं थी लेकिन उनके पास जनरेशंस थी, ऑब्जर्वेशन था और सर्वाइवल प्रेशर था। मॉडर्न साइंस मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करती है, एंशिएंट सिविलाइजेशन कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व करती थी और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज हमारे पास माइक्रोस्कोप है, डीएनए टेस्टिंग है, जेनेटिक मैपिंग है, लेकिन एंशिएंट सोसाइटी के पास हजारों साल का ह्यूमन ऑब्जर्वेशन था। सोचिए अब जब पूरी सोसाइटी रिपीटेडली ये ऑब्जर्व करे कि क्लोज फैमिली लाइन मैरिजेस के बाद कुछ हेल्थ इश्यूज रिपीट हो रहे हैं, कुछ वीकनेसेस जनरेशंस तक चल रही है, तो क्या वो इवेंचुअली उस ऑब्जर्वेशन को सोशल रूल बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है और शायद इसी वजह से एंशिएंट सोसाइटीज ट्रेडिशंस बनाती। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। एंशिएंट इंडिया में मैरिजेस सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं था, उनमें सोशल स्टेबिलिटी भी थी, फैमिली कंटिन्यूटी भी थी और फ्यूचर जनरेशंस भी। इसीलिए फैमिली आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया गया, रिचुअल के थ्रू, ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू, कम्युनिटी मेमोरी के थ्रू। और इसी वजह से विवाह रिचुअल्स में आज भी प्रवारा बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसका मतलब तक नहीं पता। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये नहीं है कि एंशिएंट इंडिया फैमिली हिस्ट्री प्रिजर्व करती थी, डिस्टर्बिंग बात ये है कि आज हम अपनी फैमिली हिस्ट्री भूल चुके हैं। आज हमें अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स का नाम तक नहीं पता और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। आयुर्वेदा में भी बीज और हेरिडिटरी टेंडेंसीज जैसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, जहाँ फ्यूचर ऑफस्प्रिंग की हेल्थ को पेरेंट्स से कनेक्टेड माना गया है। चरक संहिता और आयुर्वेदिक ट्रेडिशंस में हेल्थ प्रोजेनी के लिए पेरेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंट माना गया। अब फिर से ये ओवरक्लेम नहीं करना चाहिए, ये कहना गलत होगा कि आयुर्वेदा मॉडर्न डीएनए साइंस जानती थी, लेकिन हेरिडिटरी कॉन्सिक्वेंसेस और फैमिली हेल्थ को ऑब्जर्व किया गया हो, ये पॉसिबिलिटी इग्नोर करना भी मुश्किल। और इसी वजह से एंशिएंट इंडिया में मैरिज सिर्फ इमोशनल यूनियन नहीं था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि उनके लिए एक डिसीजन का इम्पैक्ट सिर्फ 2 लोगों तक लिमिटेड नहीं रहता था, कभी कभी वो जनरेशंस तक जा सकता। और शायद इसी जगह मॉडर्न सोसाइटी और एंशिएंट सिविलाइजेशन के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस सामने आता है। एंशिएंट इंडिया डीएनए की लेबोरेटरी लैंग्वेज नहीं जानती थी, लेकिन हमारे ऋषि ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस को गहराई से ऑब्जर्व करते थे। वो समझते थे कि कुछ डिसीजन सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी जनरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से सिस्टम बनाए गए, ट्रेडिशंस बनाए गए, रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए,
ताकि फ्यूचर जनरेशन उन कॉन्सिक्वेंसेस को रिपीट ना करे जिन्हें सोसाइटी पहले ही ऑब्जर्व कर चुकी है। इसीलिए एंशिएंट इंडिया रिलेशनशिप्स को सिर्फ दो लोगों का कनेक्शन नहीं मानता था, बल्कि एक ऐसी कंटिन्यूटी मानता था जो जनरेशंस तक जाती है। और जब सिविलाइजेशन अपनी सर्वाइवल मेमोरीज भूलने लगती है, तब वो सिर्फ ट्रेडिशन नहीं खोती, लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी खो देती है। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिशंस को समझे बिना उन्हें आउटडेटेड कह देना है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद हमारी जनरेशन को ट्रेडिशंस ब्लाइंडली फॉलो नहीं, डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अपना गोत्र पता है।